हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 21। 21वें क्वेश्चन में बोला है कि भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने कानून का स्थान लेगा। तो पुराना कानून था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का वो स्थान लेगा, नया जो एक्ट आया है। 22 क्वेश्चन बोल रहा है कि सोहम एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फिट लाइफ नाम एक मोबाइल ऐप बनाया जो व्यक्तिगत फिटनेस प्लान करता है। उन्होंने ट्रेडमार्क कानून के तहत ऐप का नाम और लोगो पंजीकृत किया और ऐप के सोर्स कोड को कॉपीराइट किया। हालांकि इसके लॉन्च के 6 महीने बाद इस सोहम को एक बड़ी टेक कंपनी द्वारा विपणन किए जा रहे फिट लाइफ नामक एक प्रतिस्पर्धी ऐप का पता चला, जिसमें एक समान लोगों और सुविधाएं थी। सोहम का मानना है कि प्रतिस्पर्धी ऐप ने उनके सोर्स कोडों के तत्वों की नकल की और ग्राहकों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक भ्रामक रूप से समान नाम और लोगों का उपयोग किया। उपयोग समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो ट्रेडमार्क कानून के तहत सोहम प्रतिस्पर्धी ऐप द्वारा समान नाम और लोगों के उपयोग के उल्लंघन के लिए दावा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी वाला। हाँ, अगर वो साबित कर सकता है कि नाम भ्रामक रूप से समान है। यस, इफ़ ही कैन प्रूव द नेम्स आर कन्फ्यूजिंगली सिमिलर, तो वो दावा कर सकता है। 23 क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी वर्क्स इन इंडिया। भारत में लिटरेरी वर्क्स इन इंडिया भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है। तो 23 में करेक्ट आंसर है लेखक के जीवन काल के अलावा 60 वर्ष, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। ये है लिटरेरी वर्क्स की ड्यूरेशन, कॉपीराइट की ड्यूरेशन। आदमी अगर मर गया तो भी 60 साल तक वो कॉपीराइट माना जाएगा। सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट आंसर है 24। सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कैसे की जा सकती है। विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कैसे की जा सकती है, इसके लिए है करेक्ट आंसर है 25 का ए, दैट इज विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। तो 25 में ए विल बी द करेक्ट आंसर। 26 क्या बोलता है कि संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो है सेक्शन 5, दैट इज बी ऑप्शन। और 27 जो क्वेश्चन है वो भी फाइनल आंसर की ने 27 और 28 दोनों क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए हैं, तो उसको डिस्कस करके मतलब नहीं है, बिकॉज काउंसिल आंसर को लेके कंफ्यूज है, तो अपन भी कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। 29 क्वेश्चन बोलता है कि किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर है राज्यपाल को, बिकॉज गवर्नर इज द ऑनर ऑफ द स्टेट। तो जो सीएजी का रिपोर्ट है, जैसे भी दिल्ली में सीएजी का रिपोर्ट है, तो वो राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं। तो 29 राज्यपाल विल बी द करेक्ट आंसर। 30 में है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये
सेक्शन अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का वो 129 बोलता है कि भारत का कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 ये बोलता है। 31 में क्वेश्चन में है कि किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था। तो ये क्वेश्चन एक केस लॉ के ऊपर डिपेंड था। तो इसमें सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 क्वेश्चंस बोलता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ये निर्णित किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी केस लॉ के ऊपर बेस क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको केस लॉ याद आना चाहिए उस टाइम पे। इसमें 32 में ए विल बी द करेक्ट आंसर, एच पर फाइनल आंसर की, दैट इज बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, ए विल बी द करेक्ट आंसर। 33 बोलता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4 भी जोड़ा गया था। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें 81th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये 4 भी जोड़ा गया था, पार्ट 4 भी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 33 का बी आंसर। 34 क्वेश्चन है, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, बट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानता है। तो 33 का करेक्ट आंसर है बी। पहले इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डी, बट फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है डी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर एंड डी इज जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति के किया जाए, जिसे चोट भय या सौम पैदा हो। 35 क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 182 सबसेक्शन 1 के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है। तो इसमें एच पर फाइनल आंसर की 35 का आंसर है 300 रुपये का, 300 रुपये का पेनल्टी है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 36 में ओके 36 में पहले करेक्ट आंसर ए था, अभी फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर डी हो गया है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने या करने के प्रयास करने वाले गलतकर्ता की जानबूझकर मृत्यु कारित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है। देखो, कोई भी प्रॉपर्टी का निजी रक्षा का अधिकार, तो वो किस हद तक वो जा सकता है। तो इसमें डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 and 2, 1 इज़ डकैती एंड 2 इज़ सूर्यास्त के बाद घर में सेंधमारी। तो ये यहाँ तक विस्तारित है। एंड 37 क्वेश्चन उन्होंने विड्रॉ कर लिया अभी फाइनल आंसर की में। 38 क्वेश्चन बोलता है कि विजय की हत्या करने के इरादे से, इसमें क्या बोल रहा है कि हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया, विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चला कि अमित ने यह जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्यों से उसकी मौत भी हो सकती थी। हालांकि विजय की हत्या की कोई पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं है। तो इसमें यह बताइए कि अमित ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है, क्योंकि अपराध तो हुआ है। तो 38 में करेक्ट आंसर है सी, आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304।
तो इसको गैर इरादतन हत्या का मामला समझा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। 39 में फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। तो 39 में करेक्ट आंसर होगा सी, आर्टिकल 105। 40 में किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए थे? तो जीएसटी से रिलेटेड प्रोविज़न कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से आए थे? तो उसमें 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तब जीएसटी एग्जिस्टेंस में आया था। 41 से अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।